बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो टेस्ट सीरीज के वीडियो हैं वह नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मूलतः भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। जैसा कि बच्चों, हम जब प्रश्नों को हल करते हैं तो उसके बीच बीच में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखते जाते हैं ताकि इनका रिवीजन हो सके, तथा यह जो तथ्य हैं यह एग्जाम्स में कई बार यहाँ से पूछे भी गए हैं। तो पहला तथ्य यह है, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल संविधान में जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वहीं पर देखा जाए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अगला कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उनको देख लेते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पहले तो मैग्ना कार्टा से संबंधित आपको जानकारी आवश्यक है। मैग्ना कार्टा एक नागरिक अधिकार चार्टर था जिसको ब्रिटेन में लाया गया था। इसी वजह से भारत का जो संविधान का भाग 3 है वह मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है, यानी कि नागरिक अधिकारों की घोषणा करता है। इसीलिए भारत के संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं और मौलिक अधिकार किस भाग में है? वह है भारत के संविधान के भाग 3 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी हमने 6 मौलिक अधिकार देखे थे, उनमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, दूसरा समता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन चौथा जो कथन है संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और यह कुल मौलिक अधिकार हैं 6 मौलिक अधिकार, जिनको अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वह मत देने का अधिकार रखता है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान रखा गया है और भारत में जो मताधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप इसको ध्यान रखिए, भारत में जो मताधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में ही चर्चा किया था कि भारतीय संविधान में जो मूलतः 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान में किस प्रकार का अधिकार है? तो बच्चों पिछले ही प्रश्न में हमने डिस्कस कर लिया है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, इस तरह से यह एक कानूनी अधिकार है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। हमने पिछले प्रश्न में अध्ययन किया था कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, एक नागरिक अधिकार चार्टर होता है और यह सर्वप्रथम ब्रिटेन में लाया गया था। इसीलिए भारत के संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार का यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों से संबंधित विस्तृत अधिकार हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार, उसके पश्चात जो छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें दिया गया है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मूल अधिकार न्यायोचित है, यानी कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। तो यह कथन सत्य कथन है। दूसरा कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो गैर न्यायोचित है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो जो हैं, यदि किसी व्यक्ति के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो यह भी सत्य कथन है। इस तरह से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। मूल अधिकार न्यायोचित है और नीति निर्देशक तत्व तो गैर न्यायोचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में बच्चों यह पूछा गया है। मौलिक अधिकार तथा उनके संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एक न्यायोचित अधिकार है, यानी किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में इसके खिलाफ जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व तो गैर न्यायोचित अधिकार हैं, इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकता है। यह अधिकार मूल हैं, क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए, यानी कौन से चौमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, किसी भी व्यक्ति का विकास इनके बिना नहीं हो सकता है। और यदि आप विस्तृत रूप में मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि व्यक्ति को यदि समानता नहीं मिलती है समाज में तो उसका विकास कैसे होगा, यदि उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तब भी उसका विकास असंभव है। तो इस तरह से यह चौमुखी विकास के लिए किसी व्यक्ति के बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति को मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी भी दी गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है, मौलिक अधिकार असीमित है। तो यह कथन ही बच्चों असत्य है, क्योंकि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मौलिक अधिकारों पर सीमा लगाई जा सकती है। दूसरा कथन है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, मौलिक अधिकार न्यायोचित अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह तीनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन मौलिक अधिकार असीमित है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से पहला अधिकार है समता का अधिकार, यानी व्यक्ति को समाज में विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका आचरण निषेध भी कर दिया गया है? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका आचरण निषेध भी किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके लिए भारत की संसद के द्वारा विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे किस संस्था में शिकायत कर सकता है? तो मौलिक अधिकार अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़े थे कि वह न्यायोचित अधिकार है। किसी व्यक्ति के यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे न्यायालय में शिकायत कर सकता है, और यदि व्यक्ति चाहे तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी शिकायत कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। वह भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इस वजह से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे तौर पर भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र का संरक्षक कौन है? तो भारत में जो लोकतंत्र है उसका संरक्षक है भारत की संसद। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो भारत
जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पश्चात भारत में संविधान निर्माताओं ने उपाधियों का अंत कर दिया था संविधान में, और वह अनुच्छेद था अनुच्छेद 18। यानी भारत में उपाधियों का अंत है। पहले की जो उपाधियां थी चौधरी, महाराजा इत्यादि, इन सारे का अंत कर दिया गया। निम्न में से किसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो भारत में संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की नई संसद का उद्घाटन किया गया है, जिसको भारत की राजधानी दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की गई है? यानी कि संविधान में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? तो भारत का संविधान का वह अनुच्छेद है 16, जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की गई है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। यह एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार न्यायोचित अधिकार है। इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो मौलिक अधिकार असीमित भी नहीं है, इन पर सीमा लगाई जा सकती है। जैसे कि भारत में यदि किसी वजह से आपातकाल लगाया जाता है, तब इन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और इन मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का कार्य जो है राष्ट्रपति करता है। भारत में आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा था कि भारत की जो संसद है वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की नई संसद का उद्घाटन भी किया गया है। और भारत की जो संसद है वह, उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और भारत की संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है, और उसमें सर्वोच्च स्थान पर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह भारत की राजधानी दिल्ली में है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है वह भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का इसमें विस्तृत उल्लेख है, और संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, जिनके समय में भारत में आपातकाल लगाया गया था, यानी आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, और वह 1975 से 1977 के बीच में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, और वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।